केंद्र सरकार ने पहली बार टैक्सी एग्रीगेटरों को दी मान्यता। सभी एग्रीगेटर्स को लेने होंगे लाइसेंस। एग्रीगेटरों के पास अपनी नहीं होनी चाहिए टैक्सी। स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसी महीने लाएगी पॉलिसी। टैक्स छूट समेत मिल सकती हैं कई रियायतें। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। लगातार 5वीं तिमाही टीसीएस ने किया बाजार को मायूस। डॉलर आय 3% से कम बढ़ी। बैंक ऑफ बड़ौदा मामले में एक्शन शुरू। बैंक के ब्रांच और फॉरेक्स हेड गिरफ्तार। कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी। आखिरी आधे घंटे में बाजार में देखिए अच्छी रिकवरी। दिग्गजों में आई खरीदारी से संभला बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद। फ्लिपकार्ट अमेजॉन की मेगा सेल को जोरदार रिस्पॉन्स। फ्लिपकार्ट को 19 घंटे में मिले करीब 2 करोड़ हिट्स। और आधार ने दी पीडीएस को नई पहचान। कैसे आसान हो रही है लोगों की जिंदगी, देखिए हमारी खास सीरीज अब बुलेटिन में आगे। नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भाटा। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी टॉप स्टोरीज। कल खुलेगा कॉफी डे एंटरप्राइजेस का आईपीओ। 17 एंकर इन्वेस्टर को 322 रुपए प्रति शेयर पर शेयर जारी कर जुटाए 334 करोड़। आईपीओ का प्राइस टैग 316 से 328 रुपए प्रति शेयर। सब मिलर ब्रांड को खरीदेगी बडवाइजर। $106 अरब में होगी डील। करार के बाद बडवाइजर बनेगी नंबर 1। क्रेडाई के झंडे तले देश भर के बिल्डर एक दिन की हड़ताल पर। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार और अप्रूवल में देरी के खिलाफ हुए लामबंद। भारत में लॉन्च हुए गूगल नेक्सस 5X और 6P। कीमत 40 से 43 हजार रुपए के बीच। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज की खबर। एक बार फिर से मोहर लग गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को टैक्सी एग्रीगेटर के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके साथ ही सरकार की ओर से पहली बार टैक्सी एग्रीगेटर्स को मान्यता भी मिल गई है। खास बात यह है कि इस एडवाइजरी के मुताबिक हर टैक्सी एग्रीगेटर को किराए की पॉलिसी सार्वजनिक करनी होगी। और क्या है इस पॉलिसी में खास, जानने के लिए चलते हमारे संवाददाता रोहन सिंह के पास। रोहन, इसमें चिंता ये जताई जा रही थी कि नई पॉलिसी में एक तरह से इन एग्रीगेटर्स के बिजनेस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जी, इस पॉलिसी की अगर सबसे जो पहली बात करें, जो एडवाइजरी जारी हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार जो कैब एग्रीगेटर्स है उनको एक तरह की केंद्र सरकार की तरफ से एक मान्यता मिली है। अब तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, जो कि एग्रीगेटर्स को मान्यता दे सके। तो पहली बार उन्हें मान्यता दी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात किराए को लेकर है। जो ओला या उबर या बाकी जो कैब एग्रीगेटर्स है उनके किराए को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो इस एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि एक तरह की ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए और कि जो हर एग्रीगेटर है वो अपनी पॉलिसी को पहले जो है सार्वजनिक करे कि क्या पॉलिसी है। किसी तरह की कोई, क्योंकि कई बार होता है कि लिखा कुछ और जाता है जबकि जो कंज्यूमर है उससे वास्तविक जो लिया जाता है वो कुछ और जाता है। तो उस पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो भी अलग अलग राज्यों के जो नियम है वो इन कैब एग्रीगेटर्स पर लागू होंगे। उदाहरण के लिए अगर किसी राज्य में सीएनजी कैब के लिए जरूरी है तो सीएनजी के कानून उस राज्य में टैक्स कैब एग्रीगेटर्स पर लागू होंगे। और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं जिनमें कि हर कैब एग्रीगेटर को, हर कैब को जीपीएस होना जरूरी है। इसके अलावा कैब एग्रीगेटर्स खुद टैक्सी ओन नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ एक मध्यस्थ का काम करेंगे। तो ऐसी कई सारी महत्वपूर्ण बातें इस पूरे जो एडवाइजरी है जो स्टेट को जो केंद्र सरकार ने दी है उसमें कही गई है। जी, इधर ईंधन के इस्तेमाल पर टैक्सी एग्रीगेटर ओला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 टूक कह दिया है कि दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ सीएनजी वाली टैक्सियां ही चलेंगी। बेस्ट टैक्सी, उबर, ओला ने ईंधन सहित कई मामलों पर दिल्ली टैक्सी स्कीम को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उबर का कहना है कि दिल्ली सरकार के पास टैक्सी अधिनियम जारी करने का अधिकार नहीं है। कंपनी का यह भी कहना है कि जब टैक्सी एग्रीगेटर्स को देश भर का परमिट हासिल है तो आखिर कैसे राज्य सरकार उसकी सीमा तय कर सकती है। उबर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होगी। और अब बात स्टार्टअप से जुड़ी बड़ी खबरों की।
स्टार्टअप के लिए अगले महीने नई नीति का ऐलान हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस नई नीति में सरकार के अलग अलग 22 एक्ट से स्टार्टअप को छुटकारा मिल सकता है। और क्या है खास, इसमें बता रहे हैं अब दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, स्टार्टअप्स के लिए नई नीति किस तरह से काम आएगी? देखिए, जो नई नीति बनाई जा रही है उसका एकमात्र मकसद ये है कि स्टार्टअप जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सरकार की जो प्रक्रिया है वो लंबी ना हो, खर्चीली ना हो और सरकार की तरफ से कोई बोझ ना दिया जाए। यही वजह है कि इस नीति में दो खास बातें जोड़ी जा रही है। पहली खास बात ये होगी कि स्टार्टअप को शुरू के कुछ सालों तक किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, चाहे इनकम टैक्स हो या फिर दूसरा टैक्स हो, वो टैक्स उनको नहीं देना होगा। इनसे लगता है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। स्टार्टअप के जो निवेशक होंगे उनको भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा शुरू के कुछ सालों तक। दूसरी जो खास बात है वो ये है कि सरकार के अलग अलग जो कानून है, चाहे लेबर लॉज हो, कंपनीज एक्ट हो या इससे जुड़े हुए दूसरे कानून हैं, उनसे भी उनको छुटकारा दिया जाएगा। ऐसे 22 एक्ट की पहचान की गई है जिनसे स्टार्टअप्स को छुटकारा दिया जाएगा। और इन सारे पॉलिसी के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दिया गया प्रधानमंत्री कार्यालय में, जो हमें सूत्रों से पता चला है। अब संबंधित मंत्रालयों से सलाह मशविरा किया जा रहा है और अगले महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में स्टार्टअप के लिए इस नीति का ऐलान कर दिया जाएगा। जी, इधर स्टार्टअप कल्चर के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। ये बात नेस्कॉम की सालाना स्टार्टअप रिपोर्ट में सामने आई है। और क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, बात करने के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी हर्षदा सावंत के पास। हर्षदा, नेस्कॉम की रिपोर्ट में क्या कहा गया है? कौन से स्टार्टअप्स हैं खासतौर पर जिन्होंने चीन से अब बाजी मार ली है? जी हाँ, दुनिया भर में स्टार्टअप कल्चर और स्टार्टअप बेस के लिहाज से भारत अब तीसरे स्थान पर आ गया है। हम यूके और यूएस के पीछे तीसरा सबसे बड़ा देश है जहां पर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। नेस्कॉम की रिपोर्ट में 2014 में टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स की संख्या पिछले साल जहां पर 3100 थी, वहीं 2015 में आंकड़ा 4400 पर आ गया है। खास बात यह है कि हम चाइना और इजराइल जैसे मार्केट से भी आगे हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसी स्टार्टअप पॉलिसीज आ रही है जो लोगों को एनकरेज कर रही है अपना नया कारोबार शुरू करने के लिए। भारत में हर रोज ये डेटा कह रहा है कि 3 से 4 नई कंपनियां शुरू हो रही हैं, स्टार्टअप हो रही हैं। खास बात यह भी है कि जहां पर नए एंटरप्रेन्योर्स कारोबार लगाने के लिए आगे आ रहे हैं, वहीं फंड्स भी पीछे नहीं है। 2014 में भारत में करीब $2.2 बिलियन तक की कुल फंडिंग स्टार्टअप्स को मिली थी, वहीं 2015 में आंकड़ा 125% ज्यादा है, यानी कि लगभग $5 बिलियन तक की फंडिंग भारत में आ चुकी है। खास बात यह है कि भारत में जो काम हो रहा है वो सबसे ज्यादा ई कॉमर्स और कंज्यूमर रिलेटेड बिजनेसेस में हो रहा है। साथ ही साथ हमने देखा एग्रीगेटर्स की संख्या भी काफी ज्यादा है। 9 to 11% बिजनेसेस एग्रीगेशन वाले हैं। वहीं हेल्थ केयर और साथ ही साथ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी काफी एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ रहे हैं, काम शुरू हो रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया हर्षदा सारे डिटेल्स के लिए। तो विपिन, यहाँ पर एक्साइटिंग बात यह है कि हम चाइना के आगे हैं। हाँ, यूएस के आंकड़े से बहुत दूर है, लेकिन जिस रफ्तार से स्टार्टअप्स खुल रहे हैं तो शायद वो दिन दूर नहीं कि हम बिल्कुल नंबर 1 पे देखें। राइट, और जो इंडिकेशन या फिगर्स वो दे रही थी, हालांकि सबसे ज्यादा ई कॉमर्स में, लेकिन अच्छी बात यह है कि हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर में भी स्टार्टअप्स बहुत तेजी के साथ आगे आ रहे हैं। ये शायद काफी अच्छी बात होगी। बस एनवायरमेंट ऐसा चाहिए जिसमें वो बिजनेस कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हुए, क्वाड्रीसाइकिल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बजाज ऑटो को फौरी राहत दी है। कोर्ट ने कंपनी की नई 4 पहिया गाड़ी ह्यूट को देश में उतारने पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार से विस्तृत ब्यौरा भी मांगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। उम्मीद की जा रही है कि सरकार तब तक कोर्ट में अपना जवाब दे देगी। एक जनहित याचिका में क्वाड्रीसाइकिल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए थे। बजाज ने पिछले महीने ही ह्यूट को शोकेस किया था, लेकिन फिलहाल कंपनी इसे एक्सपोर्ट ही करेगी। सीबीआई ने 6,172 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज बैंक ऑफ बड़ौदा के एजीएम और फॉरेक्स ब्रांच हेड को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी इस मामले में दिल्ली से 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने और कालाधन देश के बाहर भेजने के लिए दूसरे आरोपियों के साथ देने के लिए आरोप में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों को गिरफ्त में लिया है। सीबीआई कल इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता दीपक साहू। दीपक, क्या डिटेल्स है आपके पास, किस तरह से ये हुई है गिरफ्तारियां और अब आगे इसमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन दिखाई दे रहा है?
जी देखिए, इस पूरे मामले में आज सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ 6 गिरफ्तारियां करी हैं। सीबीआई की तरफ बात करें तो जिस बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच से 6,172 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आया था, उसमें 2 गिरफ्तारियां सीबीआई ने की है। उस पर्टिकुलर बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच हेड और फॉरेक्स हेड को यहां पर गिरफ्तार किया गया। और सीबीआई कुल मिला के जो आरोप लगा रही है, इसमें धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का आरोप इन दोनों पर लगाया गया है। कुल मिला के ये दोनों लोग उन 59 खाता धारकों के साथ मिलकर इलीगल तरीके से रेमिटेंसेस के तौर पर ब्लैक मनी यहां पर दुबई और हांगकांग भेजने में शामिल थे। तो इसमें इनका रोल काफी अहम पाया गया है और इनकी गिरफ्तारी हुई है और कल इन्हें लोकल कोर्ट में सीबीआई पेश करेगी। दूसरी तरफ हमने देखा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कहा जा रहा है ये 4 लोग इंपोर्टर हैं जो एक तरह से डमी कंपनीज बनाकर यहां पर हांगकांग से और दुबई से इंपोर्ट के तर्ज पर रेमिटेंसेस बाहर भेज रहे थे, लेकिन जो फिजिकली इंपोर्ट कभी नहीं हुआ। इन 4 लोगों में से कुछ 2 लोगों का नाम बताया जा रहा है कि हवाला कारोबार से भी जुड़े हुए लोग हैं, जिनका काम लगातार काम है कि इलीगल तरीके से रेमिटेंसेस बाहर भेजना और उससे यहां पर व्हाइट को यहां पर ब्लैक मनी में कन्वर्ट करना। तो कुल मिला के 4 गिरफ्तारियां हुई हैं ईडी की तरफ से और सीबीआई की तरफ से 2 अहम गिरफ्तारी। सीबीआई ये भी कह रही है कि कुछ और लोगों से इंट्रोगेशन यहां जारी है और जो 59 खाता धारक हैं वो सभी जो पते उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के उस ब्रांच में लिखाया था वो फर्जी हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के तार जुड़े हुए हैं और उनसे पूछताछ जारी है और आगे आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां ईडी और सीबीआई की दोनों तरफ से यहां पर देखी जा सकती है। गिरफ्तारियां हो सकती हैं और इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं वो और सामने खुल सकता है। बिल्कुल, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद लगातार 5वीं तिमाही टीसीएस ने किया बाजार को मायूस। पूरी खबर डिटेल में देखिए आगे। आज दिन भर कैसा रहा बाजार का मूड, ये भी अपडेट इस ब्रेक के बाद। दूसरे तिमाही में टीसीएस के नतीजों ने निराश किया है। कंपनी का मुनाफा तो अनुमान के मुताबिक रहा है, लेकिन रुपए में आय 6% और डॉलर आय में सिर्फ 3% रही है, जो अनुमान से काफी कम है। लगातार 5वीं तिमाही जब कंपनी की डॉलर आय उम्मीद से काफी कम रही है। नतीजों को डिटेल में समझाने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा। आशीष, डॉलर आय से तो निराशा हुई है, नतीजों के जो दूसरे हाईलाइट्स हैं वो कैसे हैं? क्या वहां से थोड़ी बहुत उम्मीद नजर आती है? और डिसअपॉइंटिंग नंबर्स टीसीएस की तरफ से। और ध्यान रखें, लगातार 4 क्वार्टर्स की हम बात कर रहे थे आज सुबह तक कि डिसअपॉइंट करा है, उम्मीद से कमजोर नंबर्स हैं। आप उसमें एक और क्वार्टर जोड़ लें, ये 5वां स्ट्रेट क्वार्टर है जब हमारी उम्मीद से कमजोर नंबर्स आए। स्ट्रीट सबसे ज्यादा फोकस करती है डॉलर आय में ग्रोथ पर। हमारी एक्सपेक्टेशंस बड़ी कंजर्वेटिव थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 3.5% तिमाही दर तिमाही की ग्रोथ, 3% से कम की ग्रोथ आई है। 2.9% की ग्रोथ इस कंपनी ने डिलीवर करी है। मार्जिन्स उम्मीद के मुताबिक 70-80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, पर डॉलर आय में एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है। एक ही इंकरेजिंग फैक्टर इन नंबर्स में अगर आप देखना चाहें तो वो है वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा, जो कि उम्मीद के मुताबिक है 4.9% के आसपास। अगर इन्फोसिस से कंपेयर करें, जहां पे हमने देखा था दूसरी तिमाही बड़ी स्ट्रांग थी, वहां पे एक ही डिसअपॉइंटमेंट था वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा Q2 के लिहाज से। वहां पे सिर्फ 3.7% की तिमाही दर तिमाही ग्रोथ थी, यहाँ पे 4.9% के आसपास टीसीएस ने ग्रोथ दिखाई है। पर हैविंग सेड दैट, स्ट्रीट क्योंकि डॉलर आय पे फोकस करने वाली है, वो आंकड़े बेहद कमजोर हैं, वो दिक्कत की बात है। और शायद इन नंबर्स को देखते हुए लगता है कल, हालांकि ये स्टॉक ऑफ लेट एक अंडर परफॉर्मर रहा है, अपने पीयर्स के मुकाबले बेहद कमजोर परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बावजूद इस कमजोर नंबर्स पे लगता है कल फिर से एक दबाव के साथ ही शायद ये स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आए। और टीसीएस का मैनेजमेंट नतीजों से संतुष्ट है। टीसीएस के एमडी और सीईओ एन चंद्रशेखर ने कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी कंपनी के लिए दूसरी तिमाही पहली तिमाही से बेहतर रही। उन्होंने कहा कि Q2 में वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन में भी उम्मीद के मुताबिक सुधार दिखा है। There is always an acceleration from Q1 to Q2, which has happened this year also. If you see the constant currency growth, it was 3.5% last quarter. It has accelerated to 3.9%. Our volume growth has also gone up from 4.8% to 4.9%. If you see the margins have improved. And if you see the growth across segments, we have delivered a very, very secular growth. आइए बात करेंगे बाजार की। आज कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में रिकवरी दिखाई दी। दरअसल दिग्गज शेयरों में लौटी खरीदारी ने बाजार की चाल को कुछ हद तक सुधारा। वैसे आज बाजार में दबाव बनाया ऑयल एंड गैस शेयरों ने। ONGC, गेल, केन इंडिया कमजोरी थी इनमें। मेटल शेयरों की भी आज खूब पिटाई होती दिखाई दी। इधर लगातार दूसरे दिन IT शेयरों में बिकवाली का दबाव दिखाई दिया। हालांकि एविएशन शेयरों ने आज अच्छी उड़ान भरी।
इधर चीनी शेयरों की भी मिठास आज बढ़ती हुई नजर आई। और मार्केट एक्सपर्ट अभय आयमा का मानना है कि आने वाले तिमाही में बैंकिंग सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बाजार की चाल के मुताबिक ही परफॉर्म करेगी। तो करंट लेवल पे जो है मेरे को लगता है द नंबर्स विल बी इन लाइन with what the market expectation is. A few pleasant surprises on the positive side would be, I think, one sector banking. Otherwise, I think they'll be in line. Given today's index, अगर आप वो 7,000 जैसे लोग बोल रहे थे 7,200 घंटे थे तो it would have been a very favorable result. But people mentally change their expectations as the index level changes, whether you like it or not. कैफे कॉफी डे के नाम से कैफे चलाने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेस का आईपीओ खुल रहा है। इसमें आपके पास 16 अक्टूबर तक पैसे लगाने का मौका होगा। कंपनी ने आज 17 एंकर इन्वेस्टर्स को 322 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से शेयर जारी किए हैं और 334 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस आईपीओ में पैसा लगा या नहीं, क्या कहते हैं जानकार, आइए जानने के लिए बात करेंगे अपनी सहयोगी नियति से। नियति, ब्रोकरेजेस की क्या राय है इस पर, क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करें ना करें? जी हाँ, जाहिर सी बात है बाजार में इस आईपीओ का बज़ बहुत स्ट्रांग है और जितने भी एनालिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं सब्सक्राइब करने की, वो प्योरली लिस्टिंग गेन्स पर ही आपको प्ले करने की सलाह दे रहे हैं। अब क्योंकि बॉटम लाइन पे लॉस मेकिंग कंपनी है, FY15 में इन्होंने 87 करोड़ रुपए का एक कंसोलिडेटेड बेसिस पे घाटा क्लॉक किया था। तो ज्यादातर जो ब्रोकरेजेस हैं वो अगर पीयर से इनको कंपेयर करते हैं एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से, टाटा कॉफी हो, टाटा ग्लोबल हो, CCL प्रोजेक्ट्स हो, उसके मुकाबले इनको ये इशू काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। मगर साथ साथ में बड़ा पॉजिटिव ये है कि कंपनी अपना कर्ज घटाने की योजना बना रही है, जिससे कि इनके वैल्यूएशंस को सहारा मिलेगा, फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस होंगे और साथ साथ में प्रॉफिटेबिलिटी में आगे चल के सुधार होगा। मगर एम्बिट क्लियर कट अवॉइड करने की आपको सलाह दे रहा है। इस कॉफी में सिर्फ झाग है ऐसा मानना है एम्बिट का। होल्डिंग कंपनी का कर्ज कम करने में ये अपने फंड्स का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। हिम सिक्योरिटीज भी आपको अवॉइड करने की सलाह दे रहा है। इनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है नियर टर्म में कि ये क्यों निवेश करें और तब तक निवेश करने की आपको सलाह भी नहीं दे रहे हैं जब तक ये कंपनी प्रॉफिट पोस्ट करना शुरू कर दे। एंजल का भी यही मानना है कि वैल्यूएशंस बेहद एक्सपेंसिव हैं और इन्वेस्टर्स को अगर निवेश करना ही है लंबी अवधि के लिए तो जब लिस्टिंग हो जाए, एक करेक्शन आ जाए, गिरावट के बाद ही आप इसमें निवेश करके चलिए। मगर ICICIdirect.com आपको सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहा है। लंबी अवधि में इनको बहुत ही स्ट्रांग प्रॉस्पेक्ट्स दिखते हैं। इस कंपनी के स्ट्रांग ब्रांड आइडेंटिटी है और साथ साथ में मेजर बेनिफिशियरी होगा अर्बन डिस्क्रिप्शनरी कंजम्पशन में रिवाइवल का, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करने की यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। जी शुक्रिया नीति सारे डिटेल्स के लिए। और घरेलू शिपिंग कंपनियों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने घरेलू शिपिंग कंपनियों को बढ़ावा देने का मन बना लिया है। सरकार ने घरेलू शिपिंग कारोबार में 50% ऑर्डर को घरेलू कंपनियों को देने की सिफारिश की है। सरकार चाहती है कि घरेलू शिपिंग कंपनियों को 50% ऑर्डर मिले। इस कदम से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों को फायदा होगा। और ऑनलाइन सेल को कैसे मिल रहा रिस्पॉन्स बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। और ऑनलाइन सेल पर फ्लिपकार्ट की क्या है स्ट्रैटेजी, देखिए फ्लिपकार्ट के कॉमर्स प्लेटफॉर्म के हेड और मिंत्रा के फाउंडर मुकेश बंसल से एक्सक्लूसिव बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे ऑनलाइन रिटेलर्स के मेगा सेल की। ई कॉमर्स के बिग बॉयज एक के बाद एक अपने सेल और डिस्काउंट फेस्टिवल के साथ ज्यादा से ज्यादा बायर्स जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अमेजॉन तीनों की मेगा सेल का आज पहला दिन है। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल के तहत 19 घंटे में 2 करोड़ से ज्यादा हिट्स मिले हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई में ज्यादा डिमांड दिख रहा है। स्नैपडील का दावा है कि उन्होंने एक दिन के इलेक्ट्रॉनिक मंडे सेल में करीब 10 करोड़ प्रोडक्ट बेचने का टारगेट पार कर लिया है। स्नैपडील हर सोमवार को सेल लगा रही है। अमेजॉन पर भी आम दिनों से दुगने से ज्यादा लोग आ रहे हैं। और ऑनलाइन रिटेलर्स के धमाकेदार ऑफर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं मिंत्रा के फाउंडर और फ्लिपकार्ट के कॉमर्स प्लेटफॉर्म के हेड मुकेश बंसल। मुकेश जी, स्वागत है आपका। ये बताएं सबसे पहले कि आपने इतनी जल्दी क्यों सेल लगाई है इस साल? क्या ये प्लान है कि दिवाली का जो बजट है लोगों के जेब में वो पहले ही आप हथिया लें?
आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि लोग जल्दी शॉपिंग कर लें और सामान को टाइम पे मिल जाए फेस्टिवल सीजन शुरू होने से पहले। तो अभी जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं अगले 2 हफ्ते में सबको सामान मिल जाएगा। इंडिया में छोटे छोटे शहर और गाँव से भी जो लोग ऑर्डर करें उनको भी मिल जाएगा। तो हम लोग चाहते थे कि एनफ लीड टाइम हो जाए और लोगों को फिर एंग्जाइटी नहीं हो कि फेस्टिवल से पहले सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा बंसल साहब, एक बात है जो सब लोग जानना चाहते हैं कि आप ये जो सेल लगाते हैं उसमें ये 40%, 60%, मिंत्रा पे तो हम देख रहे हैं 80% तक, तो इतने डीप डिस्काउंट कैसे दे पाते हैं? से आप रिटेल बिजनेस को देखिए तो सेल कॉमन चीज़ है। वो पहले से भी ऑफलाइन रिटेलर भी सेल करते हैं। बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा दिन और डिफरेंट टाइप के इवेंट होते हैं। तो साल में 1-2 बार बड़ी सेल करके अच्छे डिस्काउंट कस्टमर को देना इट्स अ गुड थिंग फॉर एवरीवन। इसकी वजह से मार्केट बड़ा होता है, बहुत सारे नए कस्टमर पहली बार ट्राई करते हैं, उनकी फेमिलियरिटी ऑनलाइन कॉमर्स से बढ़ेगी और जिन ब्रांड्स और सेलर्स के साथ हम लोग काम करते हैं वो लोग भी इसमें काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनका बिजनेस बड़ा होता है, उनको काफ़ी विजिबिलिटी मिलती है, फ्री मार्केटिंग होती है। तो इन सम वे सब लोगों के लिए, सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए द होल इवेंट वर्क्स आउट। ये बताइए मुकेश जी, क्योंकि खास आप लोग सिर्फ ऐप पर सेल लगा रहे हैं और सिर्फ ऐप पर ही आप बिक्री करते हैं, तो ये क्या आपके लिए काम कर रहा है जब आपके कंपेटिटर्स दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, डेस्कटॉप का भी और ऐप का भी? से हम लोगों के हिसाब से इंडिया में इंटरनेट का एक्सेस सारा आजकल मोबाइल फोन से ही होता है। इंडिया में मैक्सिमम लोगों के पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से वो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप बहुत कम लोगों के पास है और जिस लोगों का डेस्कटॉप है उन लोगों के पास भी स्मार्टफोन है। पिछले 1 साल में हमने अपनी ऐप को काफ़ी अच्छा बना दिया है। उसमें शॉपिंग एक्सपीरियंस बहुत कन्वीनियंट होता है, लोग कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं, अपना कैमरा यूज़ कर सकते हैं विजुअल सर्च के लिए, उनकी लोकेशन को यूज़ कर सकते हैं जिससे उनको रेलेवेंट ऑफर मिल सके। तो हम लोगों का मानना है कि खाली ऐप पे हम ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देंगे तो उससे मेजॉरिटी ऑफ इंडिया विल बी एबल टू शॉप फ्रॉम अस, जो डेस्कटॉप पे संभव नहीं होता है। तो हम लोग का अभी सेल का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। सारे नंबर हम लोग जो प्लान कर रहे थे उससे ज़्यादा ही हमारा ट्रैफिक आ रहा है और इसकी वजह से हमें मोबाइल फ़ोन पे शॉपिंग में काफ़ी लीड भी मिल रही है। तो हम लोग काफ़ी ठीक फील कर रहे हैं कि ऐप ओनली स्ट्रैटेजी की वजह से हम मोबाइल एम कॉमर्स का मार्केट शेयर काफ़ी बढ़ा पा रहे हैं। जी शुक्रिया मुकेश जी हमसे बात करने के लिए। और ऑनलाइन शॉपिंग में ढेरों ऑफर्स के बीच काम के ऑफर्स चुनना मुश्किल होता है। हमारे टेक गुरु अभिषेक तेलंगा बता रहे हैं ऑनलाइन ऑफर्स चुने कैसे, ये देखिए आपका ऑनलाइन शॉपिंग गाइड। देखिए मैं आपके लिए 5 टिप्स लेकर आया हूं। नंबर 1 टिप तो ये है कि तुलना करना बेहद जरूरी है, कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। कोई भी सामान किस वेबसाइट पर कितने का मिल रहा है, कहीं आप महंगे में तो नहीं खरीद रहे, ये देखना बेहद जरूरी है। और इसके लिए शॉपिंग करने से पहले कंपेयर राजा और शॉप जरा हटके जैसी वेबसाइट पर अगर आप कंपैरिजन कर ले तो आपका बहुत फायदा होगा। दूसरी टिप जो है वो ये है कि सावधानी बेहद जरूरी है। वेबसाइट की रिटर्न पॉलिसी देखना जरा भी ना भूलें क्योंकि ऐसी बड़ी सेल में डिफेक्टिव आइटम की शिपिंग होने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं, लॉजिस्टिक इशू भी हो सकते हैं उसके पीछे। तो बेहतर यही है कि आप पहले से अगर तैयार रहें, रिटर्न पॉलिसी देखने तो अच्छा रहेगा। टिप नंबर 3 है कि सोशल मीडिया की ताकत। शॉपिंग के लिए सोशल मीडिया का सहारा बहुत काम आ सकता है। फेसबुक, ट्विटर पर फ्री का माल या इंडिया फ्री स्टफ जैसी काफी कम्युनिटीज हैं, उनको ज्वाइन कीजिए और फिर कमाल देखिए आपको कैसे अच्छे सेल्स मिलती है। इसके अलावा ऐप की शक्ति भी बहुत मायने रखती है क्योंकि इसको आप इस साल तो मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन जैसी वेबसाइट अपने ऑफिशियल ऐप पर एक्स्ट्रा डील्स, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रही है। इन शॉर्ट ऑफिशियल ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। और आखिरी टिप तो यह है कि फाइनेंस स्कीम जरूर देखें क्योंकि अगर महंगी चीज आप खरीद रहे हैं तो उससे पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि उस पर कोई फाइनेंशियल स्कीम, कैशबैक या ईएमआई ऑप्शन है कि नहीं, क्योंकि ये सारे जो ऑप्शंस हैं आपका लॉन्ग टर्म में फायदा करा सकते हैं। राइट अभिषेक, शुक्रिया। तो ये थे आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग के टिप्स और खासतौर पे जब डिस्काउंट सेल्स आते हैं तो कैसे शॉपिंग करें। तो ऑनलाइन सेल के बाद अब जायजा लेते हैं कि शॉपिंग मॉल्स का क्या हाल है। हमारी संवाददाता ईशा शर्मा नोएडा के जीआईपी मॉल में पहुंची हैं। ईशा, ऑनलाइन रिटेलर्स के मुकाबले मॉल में किस तरह के ऑफर्स मिल रहे हैं, क्या कोई कंपैरिजन हो सकता है?
देखिए, फेस्टिव सीजन में भीड़ तो बहुत देखने को मिल रही है। हालांकि आज एक वीकडे है, ट्यूसडे है, फिर भी हमें भीड़ देखने को मिल रही है। लोग शॉपिंग कर रहे हैं और बहुत से जो ऑफलाइन स्टोर्स है वो नए नए ऑफर्स लेकर आए हैं। आप अगर ऑफर्स जानना चाहें तो जैसे मैक्स स्टोर है, वो एक खास फेस्टिव कलेक्शन लॉन्च करी है ऑल ओवर इंडिया मैक्स ने। और विल्स लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो विल्स लाइफस्टाइल इस वीकेंड दिल्ली, बैंगलोर और बॉम्बे, इन 3 शहरों में इस वीकेंड पे एक मॉडल्स को रैंप शो कराएगा अपने सेलेक्ट स्टोर्स में। यहाँ पर एक इन हाउस स्टाइलिस्ट भी होगा जो कि खरीदारों को टिप्स और एडवाइस देगा, उनकी खरीदारी में उनकी मदद करेगा। उसके अलावा डिजाइनर कपड़ों की बात करें तो डिजाइनर ऋतु कुमार भी एक्सेसरीज में बहुत से ऑफर्स लेकर आए हैं। बैग्स और जूतों में वो डिस्काउंट दे रहे हैं सेलेक्ट पीस पर। और अगर हम मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर की बात करते हैं, लाइफस्टाइल स्टोर की बात करते हैं, तो वो वहाँ पर आपको 10 से 20% कॉस्मेटिक्स में छूट मिल रही है। और बेनेटन में भी आपको सेल तो नहीं है लेकिन ऑफर्स लेकर आ रहे हैं सभी ब्रांड्स आजकल। जैसे बेनेटन में आपको 8,999 की शॉपिंग पर 2,000 रुपये ऑफ मिलेंगे और अगर आप 4,999 की शॉपिंग यानी कि 5,000 रुपये की शॉपिंग करते हैं तो आपको 1,000 रुपये उस पर ऑफ मिलेगा। उसी तरीके से अगर एल ब्रांड में आप 7,000 रुपये तक की शॉपिंग करते हैं तो वहाँ आपको एक 3,500 का बैग फ्री में दिया जाएगा। और अगर आप 7,000 की जगह 5,000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको 3,300 रुपये का एक ब्रांडेड बैग फ्री में मिलेगा। तो ये तो बहुत ही बढ़िया ऑफर्स है। उसी तरीके से पैंटालून्स भी आपको गिफ्ट वाउचर्स दे रहा है, यानी कि अगर आप 3,500 की शॉपिंग करते हैं पैंटालून्स में तो आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलता है जिसको कि आप अपनी नेक्स्ट शॉपिंग में रिडीम करा सकते हैं। जी, शुक्रिया आयशा सारे डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पर 2 अलग अलग रणनीति साफ तौर पर नजर आ रही है विपिन। यहाँ पर ऑनलाइन में वो सीधा डिस्काउंट दे रहे हैं 60, 70, 80%। ऑफलाइन में यानी दुकानों में वो कह रहे हैं कि आप इतना का खरीदो तब आपको वाउचर मिलेगा। कौन सा ज्यादा चलेगा ये तो देखना ही होगा, डिपेंड करेगा। और एक जो बहुत बड़ा एज है ऑनलाइन शॉपिंग के पास वो यही है कि आप घंटों बिता सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन जब आप किसी मॉल में जाते हैं 3-4 घंटे से ज्यादा आपके हाथ में होते नहीं है। कतार में नहीं खड़ा होना पड़ता है, वो एक बड़ी एडवांटेज है मेरे ख्याल से वेबसाइट्स की। छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। ब्रेक के बाद देश भर के बिल्डरों ने क्यों की हड़ताल, देखिए आगे। और बिल्डर्स की हड़ताल पर क्रेडाई के प्रेसिडेंट गीतांबर आनंद से चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात बिल्डरों की एक दिन की हड़ताल की। आज देश भर के बिल्डर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर रहे। बिल्डरों की संस्था क्रेडाई ने यह हड़ताल सरकारी दफ्तरों में मौजूद भ्रष्टाचार के विरोध में बुलाई थी। बिल्डरों का कहना है कि प्रोजेक्ट में अप्रूवल के लिए उन्हें 2 से 3 साल तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं और अधिकारियों को भारी भरकम घूस देनी पड़ती है। आपको बता दें कि मुंबई के एक बिल्डर सूरज परमार ने 7 अक्टूबर को इसी तरह के कारणों के चलते आत्महत्या कर ली थी। तो आज की हड़ताल कितनी कारगर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट गीतांबर आनंद। गीतांबर साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो आज की हड़ताल आप लोगों की वैसे तो एक सांकेतिक हड़ताल थी, लेकिन आप अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने में किस हद तक खुद को सफल मान रहे हैं? विपिन, आज की हड़ताल के 2 पहलू थे। सबसे पहला तो ये था कि जो हमारे एक साथी जिनको इतना हैरेसमेंट हुआ, इतना प्रेशर हुआ, उनको इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ कि उन्होंने एक इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया कि अपनी जान ले लें, उसके लिए एक टोकन 1 डे स्ट्राइक हमने किया। उनके साथ एम्पैथाइज करने के लिए, उनके साथ उनकी परिवार के साथ सिंपैथाइज करने के लिए, और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन रही होगी उसमें हम भागीदार और हिस्सेदार बनने के लिए हमने आज की टोकन 1 डे स्ट्राइक की अक्रॉस द कंट्री। दूसरा इसका ये जो पहलू था इस हड़ताल का, और ये हड़ताल मैं आपको बताऊं कितनी सफल हुई। ये पूरे हिंदुस्तान में हमारे क्रेडाई के मेंबर्स, आज पूरे दिन कारोबार बंद था, कंस्ट्रक्शन भी बंद थी, ऑफिसेज भी बंद थे, चाहे वो केरला हो या हैदराबाद हो या चेन्नई हो, मैसूर हो, बैंगलोर हो, पूना हो, नासिक हो, मुंबई तो है ही है, या पूरा एनसीआर हो, जयपुर हो, आगरा हो, सब जगह आज काम बंद रहा। बेसिकली जो आज हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, हमारे इन कॉलीग ने, सूरज जी ने एक सुसाइड नोट लिखा 16 पेज का, जिसमें उन्होंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस, जो उनको हैरेसमेंट होती है, जो उनको स्टेप स्टेप पे अपने प्रोजेक्ट पे तंग किया जाता है, वो जो पूरा उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है अपने सुसाइड नोट में,
वही हाल आज इस हमारी संस्था के हर एक डेवलपर का है जी। वही प्रेशर, वही हैरेसमेंट। तो हम इस मुद्दे को आज हाईलाइट करना चाहते थे। बिल्कुल। कि सिस्टम को, और बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है गीतांबर जी, और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पूरी संवेदनशीलता से मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार का जो श्राप है वो रियल एस्टेट सेक्टर में है, पहले से है और कई दिनों से है। ये भी एक सवाल उठता है कि ऐसे दुखद घटना के रुकने की क्या जरूरत थी इस विरोध के लिए या इस स्ट्राइक के लिए। क्या ये भी एक माहौल बन गया है कि इस विशेष साइकिल में बिल्डर भी फंसे हुए हैं और अगर अंदर से सफाई ना हो तो ये चलता ही जाएगा? देखिए, एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं, भ्रष्टाचार के हम लोग विक्टिम्स हैं, बेनिफिशियरीज नहीं हैं। जब भी कोई अपना प्रोजेक्ट, पहले तो हमको अपना नक्शा पास कराने और सारी परमिशन देने में, जैसे आपने बताया, 3 साल लग जाते हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। कभी एनवायरनमेंट, तो अब कोई ना कोई नया काउंटर खुल जाता है। उसके बाद जब आप काम शुरू करें अपने नक्शे पास करा के, सैंक्शन करके एक जायज जमीन पर, उसके बाद रोज आपको ये स्ट्रेस, ये टेंशन रहती है कि आज पता नहीं कौन आके कौन सा नया कानून हमें दिखाएगा और कहेगा काम बंद करो। जब तक कि ये थ्रेट हमारे सर के ऊपर से ये तलवार नहीं हटाई जाएगी, आपको ऐसे किस्से दिखते रहेंगे और हमारे कहीं ऐसा ना हो कि और हमारे मेंबर्स और कोई डेवलपर प्रेशर में आके ऐसा एक्सट्रीम स्टेप दोबारा से ले लें। जी गीतांबर जी, तो ये आज आपकी एक पहला प्रयास अगर देखा जाए, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसी हड़ताल हुई नहीं, तो अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है या उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो क्या हम आगे भी इस तरह के आंदोलन या इस तरह की हड़तालें देखेंगे आपकी तरफ से? देखिए, हमारा कोई मकसद नहीं है काम रोकने का या देश के विकास को रोकने का। हम भागीदार हैं देश के विकास में। हम चाहते हैं, सरकार से हमारी एक ही डिमांड है कि हमें भागीदार की तरह इज्जत दी जाए, रिस्पेक्ट किया जाए और आगे हमको इनकरेज किया जाए। जीडीपी को हम कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 5 करोड़ से ज्यादा लोग को रियल एस्टेट देता है। 350 से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो आइटम्स हैं हम यूज करते हैं, सीमेंट स्टील के अलावा। बिल्कुल। जो सीमेंट बनता है 67% रियल एस्टेट उसको कंज्यूम करता है। तो क्या हमको हमेशा इस थ्रेट के अंदर रहना जरूरी है, काम करना जरूरी है कि भाई आज तुम्हारा काम रुक जाएगा, कल तुम्हारा काम रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही उम्मीद है गीतांबर जी कि ये आंदोलन आप जारी रखेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक दिन की ही नहीं, आपको जारी ही रखना होगा ताकि इस पूरे सेक्टर से ये निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आधार ने दी पीडीएस को कैसे नई पहचान, देखिए हमारे खास सीरीज आ गई। और सब मिलर ब्रांड को खरीदेगी बडवाइजर, $106 अरब में होगी डील। पूरी खबर बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात हमारे आधार पर खास सीरीज की। सुप्रीम कोर्ट की रोक की वजह से सरकार भले ही दूसरी योजनाओं में आधार लागू नहीं कर पा रहा है, लेकिन राशन की सरकारी दुकानों में इसे पूरे देश भर में लागू करने की तैयारी जोरों पर चल रही है, क्योंकि जहां भी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है, राशन की सरकारी दुकानों के भरोसे रहने वालों ने राहत की सांस ली है। शांतम्मा आज भी मजदूरी करके अपना पेट भरती है, लेकिन आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की रहने वाली ये शांतम्मा इन दिनों बेहद खुश हैं, क्योंकि इन्हें अब राशन की सरकारी दुकानों से ना तो खाली हाथ लौटना पड़ता है और ना ही इनके बदले कोई और अनाज ले जाता है। पीडीएस में आधार को लागू किए जाने से अब हम लोगों को पर्याप्त राशन मिल रहा है। अब मुझे हर महीने 5 किलो चावल मिलता है, जो पहले 4 किलो था। सरकार की पहल अच्छी है। दरअसल कृष्णा जिले की 511 राशन की दुकानों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत आधार से जोड़ दिया गया है, यानी इन दुकानों के तहत आने वाले जितने राशन कार्डधारी हैं, उनका आधार नंबर राशन की दुकानों के नेटवर्क से जुड़ा है। जब भी कोई राशन लेने आता है, दुकान पर रखी छोटी सी मशीन से इनकी पहचान की जाती है और राशन दे दिया जाता है।
पहले किसी भी तरह के कर्ज लेने के लिए राशन कार्ड रखना जरूरी होता था, लेकिन आधार को लिंक कर दिए जाने के बाद बहुत पारदर्शिता आई है। EPOS सिस्टम ने फर्जी राशन कार्ड को खत्म कर दिया है और पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की इससे शुरुआत हुई है। पहले तो डीलर मृत व्यक्ति के कार्ड को अपने पास रखता था जिससे वो कालाबाजारी कर सके। नतीजा ये निकला कि हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए इस जिले की 511 राशन की दुकानों से बचने लगे। अब सरकार जिले की सभी 2155 दुकानों में इसे लागू कर रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि इससे पूरे जिले में राशन की दुकानों पर होने वाले खर्च में 8 करोड़ से ज्यादा हर महीने बचत होगी, यानी करीब 100 करोड़ रुपए सालाना। अगर पूरे देश की पीडीएस व्यवस्था में इसे लागू किया जाए और औसतन इतनी ही बचत हो तो सालाना 27,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इसकी सफलता को देखते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ना शुरू कर दिया है। कुछ राज्यों ने तो इलेक्ट्रॉनिक यानी ई राशन कार्ड की व्यवस्था भी लागू कर दी है, यानी गांव के उन गरीब लोगों को जिन्हें राशन की दुकानों पर निर्भर रहना पड़ता है, न तो हर बार अपनी पहचान साबित करने की जरूरत है और न ही उन्हें अपने राशन कार्ड संभाल कर रखने की जरूरत। पंजाब इसकी ताजा मिसाल है। लुधियाना के पास लादियां कुर्द में रहने वाले चरणजीत सिंह को न तो राशन कार्ड ले जाने की जरूरत होती है और न ही राशन का इंतजार करना होता है। आधार की वजह से इनकी पहचान भी दुकान पर ही आसानी से हो जाती है। पहले हिलाते ही थे, पहला महीने मिल रहा सी, उस तो बाद फिर 5 महीने बाद मिला। जब इसने आधार कार्ड मांगी तो उससे कुछ फर्क पड़ा, तो अब महीने का नहीं मिला करेगा राशन, पूरा मिलेगा। इसकी अहमियत को देखते हुए आंध्र प्रदेश ने 95%, हिमाचल में 78%, दिल्ली और चंडीगढ़ में तो 100%, पंजाब में 67% राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ दिया गया है। और अब सरकार आधार के जरिए राशन देने की व्यवस्था पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है। विजयवाड़ा से धनंजय और जालंधर से रविंद्र अरोड़ा के साथ लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। पंजाब में कपास की फसल खराब होने से किसान मुश्किल में है। सफेद टिड्डियों के हमले से प्रोडक्शन 40% तक गिर चुका है। टिड्डी से खराब कपास के किसानों को सिर्फ 3,000 से 3,500 रुपए का भाव मिल रहा है, जबकि एमएसपी 4,000 रुपए का है। पंजाब सरकार ने कॉटन खरीद के लिए सीसीआई से मदद मांगी है। इसके अलावा सरकार ने केंद्र से भी किसानों के लिए मदद देने की मांग की है। इस बीच राज्य के किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर चल रहे रेल रोको आंदोलन को खत्म कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात के बाद किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया है। और देश में असहिष्णुता के खिलाफ लेखकों का विरोध तेज हो गया है। अब पंजाबी लेखक दिलीप कौर अटवाना ने पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, जिस तरह से लेखकों के खिलाफ देश में अत्याचार बढ़ा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दिलीप कौर अटवाना पद्मश्री लौटाने वाली पहली लेखक है। इससे पहले 23 से ज्यादा लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा चुके हैं। देश में लेखकों के विरोध और अवार्ड लुटाए जाने को लेकर केंद्र की चुप्पी पर डीएमके चीफ एम करुणानिधि ने निशाना साधा है। करुणानिधि ने लेखकों की हत्या और असहमति की आवाज को दबाने को देश के इतिहास में काला अध्याय बताया है। और भारत में लॉन्च हुए गूगल के 2 नए नेक्सस फोन, इनमें क्या है खास, बताएंगे आगे। और मारुति सुजुकी अपनी अपकमिंग कार बेलेनो की प्री बुकिंग कर रही है शुरू, ये भी देखिए इस ब्रेक के बाद। मशहूर बियर ब्रांड बडवाइजर बनाने वाली कंपनी एबी इनबेव ने ब्रिटिश कंपनी सैब मिलर को $106 अरब में खरीदने का करार किया है। इसके पहले भी एबी इनबेव ने 5 बार सैब मिलर को खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन सैब मिलर ने हर बार कम वैल्यूएशन की वजह से उसका ऑफर ठुकरा दिया था। करार की शर्तों पर अगले कुछ हफ्तों में दोनों कंपनियां मिलकर फैसला करेंगी। दोनों कंपनियों के विलय के बाद बनने वाली नई कंपनी का दुनिया के बियर बाजार में 31% हिस्सा
पर कब्जा होगा। इसके मुकाबले हाइनेकेन का मार्केट शेयर सिर्फ 9% है। AB InBev अभी दुनिया की सबसे बड़ी बियर कंपनी है और बडवाइजर के अलावा इसके प्रमुख ब्रांड्स में स्टेलो और बेक्स शामिल है। मारुति सुजुकी अपनी अपकमिंग कार बलेनो का प्री बुकिंग उसमें शुरू कर दिया है। 11,000 रुपए देकर बलेनो की प्री बुकिंग की जा सकती है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में एस क्रॉस के बाद मारुति की तरफ से ये दूसरी कार है जो 26 अक्टूबर को लॉन्च हुई। और गूगल ने देश में Nexus 5X और 6P को लॉन्च कर दिया है। नए Nexus स्मार्टफोन को लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 6.0 मार्शमैलो के साथ बाजार में उतारा गया है। क्या है खास Nexus 5X और 6P में, बता रही हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। नए आईफोन्स को टक्कर देने के लिए गूगल ने अपने नए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मार्शमैलो के साथ Nexus 5X और 6P को भारतीय स्मार्टफोन बाजार में उतार दिया है। Nexus 5X को इंडिया में 2 मेमोरी वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है। इसके 16 GB मेमोरी वेरिएंट की कीमत 31,900 रुपए है, तो वहीं 32 GB वेरिएंट की कीमत 35,900 रुपए है। Nexus 6P गूगल का पहला स्मार्टफोन है जिसकी पूरी बॉडी मेटल की है और कंपनी इसे अब तक का बेस्ट स्मार्टफोन बता रही है। Nexus 6P में डुअल फ्रंट फेसिंग स्पीकर होगा। साथ ही इस फोन की बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इस सेंसर पर टैप करने से फोन ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। Nexus 6P 32 GB की कीमत 40,000 रुपए और 64 GB की कीमत 43,000 रुपए रखी गई है। कंपनी का दावा है कि ये स्मार्टफोन किसी भी मायने में iPhone 6s और 6s Plus से कम नहीं है। बिल्कुल उचित समय पर ये फैसिलिटीज में आया है और जो हमने ऑफर दिए हैं 3500 रुपए कैशबैक, 2,500 रुपए का ब्लूटूथ हेडसेट, स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी, 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी, तो मेरे ख्याल से हमारे कस्टमर्स दे विल बी वेरी हैप्पी एंड टू यूज Nexus 5X गोइंग फॉरवर्ड। और नवरात्र शुरू हो चुके हैं। गुजरात में डांडिया की धूम, गरबा के रंग भी खूब दिख रहे हैं। आपको ले चलते हैं सूरत। आपको छोड़ जाते हैं गरबा के रंगों के साथ। नमस्कार।